This call is now being recorded. स्टार्ट। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एवं सेवा भारती के साथ 113वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षा की हम बात करें, भारतीय समाज में शिक्षा का एक अहम योगदान रहा है। किसी भी समाज में शिक्षा का एक बहुमूल्य योगदान होता है। हम अगर वैदिक काल से बात करें तो गुरुकुल से लेकर के आधुनिक युग में कॉन्वेंट स्कूल तक में सब जगह शिक्षा का महत्व है, विद्यालयों का महत्व है। भारत सरकार ने शिक्षा के महत्व को बढ़ाने के लिए, हर बच्चे को पढ़ाने के लिए 2009 में RTE नामक कानून, राइट टू एजुकेशन, भी पारित किया है, जिससे कि बेसिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है सभी बच्चों के लिए। लेकिन क्या वह शिक्षा जो हम विद्यालयों द्वारा हमें प्राप्त हो रही है, हमारे बच्चों को प्राप्त हो रही है, वह उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त है या उसमें और सुधार की गुंजाइश है? अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो वास्तव में गुणवत्ता किन किन मानकों पर तय की जानी चाहिए, या शिक्षा में इस और किस प्रकार के पैरामीटर हैं जो हमें इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता और अधिक अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। तो एजुकेशन में क्वालिटी पे आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री आजाद शस्त्री श्रीवास्तव साहब। आप 1996 बैच के IAS ऑफिसर हैं। SDM रीवा से लेकर के सेक्रेटरी HCM तक की आपकी एक लंबी यात्रा रही है। OSD टू SCM रहे हैं। इसमें आपने बहुत सारे नवाचार भी किया है, बच्चों के संबंध में काफ़ी लंबा काम भी किया है आपने, और विभिन्न पदों पर डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर, और फाइनल में ये सारी यात्राएं तय करते हुए अब भोपाल कमिश्नर से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर का हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। मैं सर से आग्रह करूंगा कि आज जो हमारा विषय है क्वालिटी इन एजुकेशन पर अपनी बात रखें। आदरणीय आजाद शस्त्री सर, सर प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड पुट योर वर्ड। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को सादर नमस्कार कहना चाहूंगा, और मैं ऑर्गेनाइजर्स का, विशेष रूप से आदरणीय चौबे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस समूह में भाग लेने का मौका दिया और आज के इस इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए और मुझे अपनी कोई दो बात रखने के लिए उन्होंने अवसर दिया। जैसा कि चौबे जी ने शुरुआत की कि एक हिंदुस्तान की एक वैदिक एजुकेशन प्रणाली रही है, और वो एक हमारी बहुत लंबी यात्रा थी जहाँ पर हम एजुकेशन में ग्रामीण स्तर लेवल पर हमारे जो गुरुकुल का सिस्टम था, जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंड हर टाइप का एजुकेशन का सिस्टम वहाँ से इवॉल्व हुआ था। लेकिन लेटर स्टेज पे, अब उस हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कहीं खो गए और अंततः हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 1836 से मैकाले के सिस्टम में चला गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको हमने बहुत सारे इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन ये देखा गया कि आज भी हमारे एजुकेशन के सामने चैलेंजेस हैं। वो चैलेंज के संदर्भ में यदि हम देखें तो जो 21वीं शताब्दी आ रही है, जो चल रही है, ये 21वीं शताब्दी नॉलेज की सेंचुरी मानी गई है। अंततः जो नॉलेज से जो देश का विकास होना है, समाज का विकास होना और इंडिविजुअल पर्सन का विकास होना है, इसको लेके सबसे महत्वपूर्ण विषय एजुकेशन को ही माना गया है कि यहीं से किसी भी सोसाइटी में ग्रोथ आएगी। जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी या $19 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसमें हमारा टारगेट 2036 तक $19 ट्रिलियन ले आना है, और 2047 में शताब्दी वर्ष में हम अपने को वर्ल्ड के सुपर पावर के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये सुपर पावर बनेगा कहाँ से? ये बनेगा अंततः एजुकेशन से। एजुकेशन, मैं यदि व्यक्तिगत रूप से ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ कि आज भी कोई बहुत खराब नहीं है। इस एजुकेशन के कारण ही भारत वर्ल्ड के डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स हों, डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज हों, जहां पर नंबर ऑफ CEOs इंडियन ओरिजिन के हैं जो इंडिया से पढ़े हुए हैं। लेकिन 140 करोड़ की जनसंख्या में मैं दुखी दिल से कहता हूं कि कई बार मुझे लगता है कि ये इंडिया और भारत के रूप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिवाइडेड। मैं यहाँ पर जो आज की तारीख में अभी जो बात करना चाहता हूँ क्वालिटी एजुकेशन के चैलेंज के संबंध में, मैं उन लोगों के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है या सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग है, जिन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही,
जिस वर्ग के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में स्कूल्स में या तो एडमिट नहीं हो पाते हैं, जैसे आरटी के कारण एक बहुत बड़ा ड्राइव चला और बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल से जोड़ा गया। लेकिन यदि डिफरेंट स्टडीज को देखें तो 10% से लेके 20% के बीच में प्राइमरी स्कूल से लेके और 12th तक के बीच में बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और यदि कॉलेज एजुकेशन में जाएं तो आज जो अभी एनईपी के जो स्टेट्स आए हैं उसमें हायर एजुकेशन में सिर्फ 26% ही बच्चे जा। तो जो अभी यदि हम सिर्फ चिल्ड्रन के संबंध में बात कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी एजुकेशन के संदर्भ में, तो इतनी बड़ी संख्या में यदि बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं और यदि उनको और कोई वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एक्सपीरियंसेस नहीं आ रहा है, तो ये सब के सब अनस्किल्ड लेबर के रूप में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या सेकेंडरी सेक्टर में। हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो बीपीएल के 26 करोड़ से अधिक लोग अभी हमारे बीपीएल की लिस्ट में है। पिछले 5 साल में, 7 साल में हमने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बीपीएल से बाहर किया है, लेकिन उन परिवार के बच्चों को क्या क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है, ये यदि हम इसको हम थोड़ा सा माइन्यूटली देखें तो मेरा फील्ड एक्सपीरियंस ये है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा। उनको जो सबसे बड़ी चुनौतियां ये हैं कि उन बच्चों को स्कूल में क्या हम उतना इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, क्या हम उन बच्चों को जो उनके जीवन के बड़े होने पे जो चुनौतियां आनी है, जो इस देश के वयस्क नागरिक के रूप में इस देश के विकास में कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या हम बच्चों को वो एजुकेशन इम्पार्ट कर पा रहे हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझको अभी तक लगता है कि शायद हम उतना काम नहीं कर पा रहे। इसमें मोटे रूप से यदि देखें कि एजुकेशन के समक्ष में, क्वालिटी एजुकेशन के संदर्भ में चुनौतियां क्या, एक चुनौती तो जो सबसे पहले चुनौती समझ में आती है कि एजुकेशन पे अभी भी हमारे देश में बजट को बढ़ाए जाने की आवश्यकता। अभी हम जीडीपी का करीब 3% के करीब बजट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यदि विकसित देशों को देखें तो वहां पे 6% तक उनकी जीडीपी के रेशो में एजुकेशन में एक्सपेंडिचर करते हैं। ये जो एजुकेशन का एक्सपेंडिचर है, ये चूंकि यहाँ पर हिंदुस्तान, भारत में बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, तो वो प्राइवेट स्कूल में भी एक एजुकेशन में एक्सपेंसेस करने की जरूरत, बढ़ाने की जरूरत है। लोकल बॉडीज के स्कूल हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि स्कूल एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट देती है। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये फंड्स के बढ़ाए जाने के एजुकेशन में हमको बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बन सके। दूसरा जो चुनौती समझ में आती है वो है प्यूपिल्स टीचर रेशो। अभी स्कूलों में आदर्श स्थिति में नहीं आया। बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सिंगल टीचर हैं जो क्लास 1 से क्लास 5 तक पढ़ा रहे हैं। मिडिल स्कूल या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल से है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, वहां पर अभी भी पीपल टीचर्स रेशो आदर्श स्थिति में नहीं पहुंचा है। और बड़ी संख्या में एक सिंगल टीचर या 2 टीचर जो है वो बहुत नंबर ऑफ क्लासेस पढ़ाते हैं, और उनमें कितना वो बच्चों पे फोकस कर पाते हैं, कितना बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं, उसकी एक मुझे कमी समझ में आती है, जिसके कारण वो जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही है। जो टीचर्स हैं भी, उसमें यदि हम देखें तो अभी हमको ट्रेन एंड प्रोफेशनल टीचर्स पर्याप्त संख्या में हमारे देश में नहीं है। हमको इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो जो टीचर्स अभी हैं, वो टीचर्स जो किताबें उनको मिली हुई हैं वो आके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और कितना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, कितना नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये जब डिफरेंट सर्वे हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि क्लास 4th का बच्चा है, क्लास 5th का बच्चा है, वो संख्या नहीं लिख पा रहा है, वो ठीक से प्रिंटेड बुक को नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक से वो अल्फाबेट्स या जो शब्दों को लिखना है, वाक्यों को लिखना है, वो नहीं लिख पा रहा है। और ये ज्यादा जो चुनौतियां हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। नगरीय क्षेत्र में तो तब भी कुछ इम्प्रूवमेंट है,
लेकिन जो दूरस्थ अंचलों में स्कूल स्थित है, चाहे वो शासकीय स्कूल हो या लोकल बॉडीज के स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल में तो तब भी कुछ थोड़ा सा बच्चे का लिखने पढ़ने के संदर्भ में ध्यान रहता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में हम इसमें अभी हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इसमें बच्चों को जो बेसिक्स हैं वो अभी हम उतना तरीके से नहीं कर पाए हैं। एक अगली जो चुनौती है, चौथी चुनौती मुझे समझ में आती है, वो स्कूल में जो हेल्दी और सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। हम वहां पर मिड डे मील स्कीम दे रहे हैं, लेकिन मिड डे मील स्कीम बैलेंस फूड भी नहीं हो पाता है। और जो बच्चों को एक सेफ इन्वायरमेंट चाहिए, पर्टिकुलरली जहाँ पे बच्चे आती हैं, उन बच्चियों का जो ड्रॉप आउट्स के सर्वे आए हैं, उसमें ये बात कई बार आई है कि उन बच्चियों के लिए सेफ इन्वायरमेंट ना होने के कारण, या वहाँ पे उनके मोहल्ले में या उनके गांव में ये चुनौतियां होने के कारण वो बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। और यही स्थिति स्कूल के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भी रहती है कि जैसा एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो इनपुट्स चाहिए, वो अभी हम नहीं कर पा रहे। एक जो प्रॉब्लम अभी तक गई है, जिसके संदर्भ में भारत सरकार ने बहुत गहनता से विचार किया है, वो है कैरिकुलम जो डेवलपमेंट है स्कूल का, वो बच्चों के लिए क्या, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनके फ्यूचर की जो चुनौतियां उनको जीवन में आएंगी वयस्क होने पर, उन चुनौतियों के लिए हम बच्चों को तैयार कर पा रहे हैं, जिसमें जिसमें यह एक्सपेक्टेड रहता है कि बच्चों का जो बेसिक्स हैं कि उसके ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप हो, उसको एक एनालिटिकल रीजनिंग आए, उसको एक लॉजिकल थिंकिंग बने, एक एडेप्टेबिलिटी बने, एक कम्युनिकेशन स्किल बने, जिससे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि काम करता है बड़े होने पर, और चाहे वो खुद का व्यापार करे, चाहे कृषि करे, चाहे कहीं सेवा करे शासकीय या निजी क्षेत्र में, तो उसका व्यक्तित्व का विकास ऐसा होना चाहिए कि उन चुनौतियों के लिए वो हैंडल कर सके। तो वो हमारे करिकुलम में अभी हमको मुझको ऐसा लगता है कि करिकुलम हमारा थोड़ा सा भी इस संदर्भ में हमको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये नेक्स्ट जो है वो स्कूल एजुकेशन में मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन की अभी शॉर्टकमिंग हमको दिखती है। जो चुनौती है, आज भी इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में स्कूल में टीचर्स अपॉइंटेड तो हैं, लेकिन क्या वो टीचर स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं? क्या स्कूल में जाके वो रेगुलर पढ़ा रहे हैं? मुझको थोड़ा सा डाउट लगता है कि एक बड़ा परसेंटेज है ऐसा टीचर्स का जो अपॉइंटेड है, उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन वो स्कूल में रेगुलर नहीं पढ़ा पा रहा है। दूसरा एक प्रॉब्लम मॉनिटरिंग की यदि हम देखें, तो स्कूल में जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चे को प्रॉपर क्लासेस में भेज रहे हैं क्या? ग्रामीण क्षेत्र में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे स्कूल एजुकेशन का प्रोविजन है कि 210 दिन स्कूल एक कैलेंडर ईयर, एक एजुकेशनल ईयर में होना चाहिए, लेकिन 210 दिन में भी देखें तो जब बुआई होती है तो पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेजते कि साहब वो खेती के काम में लगे हुए हैं। जब कटाई होती है तो बच्चों को वो रोक लेते हैं। उनके घर में कोई शुभ अवसर है तो बच्चों को स्कूल जाने से रोक लेते हैं। कोई दुख का अवसर आता है तो बच्चे नहीं आ पाते हैं। पानी अधिक गिरा तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठंड अधिक हुई तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। गर्मी अधिक हुई तो बच्चे स्कूल नहीं। ये एक ऐसा साइकिल बन गया है पूरे साल भर हमारी सोसाइटी में कि स्कूल में बच्चा कितने दिन रेगुलर पढ़ पा रहा है, ये एक अपने आप में एक चुनौती है। और उसका ओवरऑल इफेक्ट ये आता है कि बच्चा स्कूल में यदि जब उसके अटेंडेंस कम हुई, उसके प्रेजेंस कम हुई, तो कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशनल क्वालिटी में फर्क आता है। एक नेक्स्ट जो चीज आ रही है, वो आ रही है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, वो वो अभी हम क्या ग्रामीण क्षेत्र में के जो बच्चे हैं, और खासतौर से जिन क्षेत्रों में, जिन मोहल्लों में आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या बच्चे वहां पर उनको वो एजुकेशन हम अवेलेबल करा पा रहे हैं? मुझे अभी डाउट है कि अभी इसमें हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है।
कि जहां पर न्यू टेक्नोलॉजी से हमको बच्चों को एक्सपोज कराने की जरूरत है। इसमें मैं अर्बन एरिया के भी स्कूल देखता हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर के भी स्कूल हो, उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स तो परचेज कर लिए हैं, पर क्या बच्चों को वो रेगुलर उस तरीके से पढ़ाई करा पा रहे हैं? जब आज की तारीख में 2-3 तरीके के चीजें जरूर हैं कि उनका स्क्रीन एक्सपोजर कितने मिनट का होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमको उनको कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या स्मार्ट क्लास से संबंधित टेक्नोलॉजी हमको एक कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज तरीके से हमको देने की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि हायर लेवल पर अब पूरा जो काम है वो न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। तो वो बेसिक्स हमको तैयार करने की जरूरत तो है, पर स्कूल में इक्विपमेंट्स नहीं है। जहां पर इक्विपमेंट है वहां पे मैंने पर्सनली देखा कि बच्चों को उतना ज्यादा उसमें क्लासेस में बिठाया ही नहीं जाता है। वहां पर क्लासेस में जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं, वो एक तो उनको खुद को ही उतना ट्रेंड नहीं है कि वो उसको पढ़ा सकें। जहाँ पे कुछ ट्रेन टीचर हैं भी, तो उनको एक सिक्योरिटी कंसेप्ट रहता है कि साहब ये बच्चे यूज करेंगे तो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, रिपेयर नहीं हो पाएगा, या कोई सामान स्कूल में लॉक पड़ा रहता है कि साहब चोरी ना हो जाए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिसके कारण अंततः एंड रिजल्ट ये है कि बच्चों को वो हम न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है उसके बारे में हम बहुत तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इस संदर्भ में यदि हम देखें तो भारत सरकार जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आई है, ये अपने आप में एक 360 डिग्री का एक होलिस्टिक अप्रोच भारत सरकार लेकर आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और उसमें हर उन इश्यूज को एड्रेस किया गया है जो आज की तारीख में एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की क्वालिटी के लिए चैलेंज है। जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल लर्निंग को भी एड्रेस किया है, उन्होंने लोकल लैंग्वेज को भी एड्रेस किया है, और उन्होंने इवन 0 to 3 एज एंड 3 to 6 years एज तक के बच्चों के लिए भी उन्होंने उसमें अप्रोच दिया है। क्योंकि स्टडी में यह बात आई है कि जो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट है वो उनके 6 साल की एज तक में 85% तक डेवलप हो जाता है। तो उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारत सरकार पेरेंटिंग के संदर्भ में भी एडवाइस करेगी, और 3 to 6 years में जहाँ पे आंगनवाड़ी या नर्सरी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वहां से उनको तैयार करने का उन्होंने एक सोच रखा है, और उसका एक एसओपी बनाया है जिसमें प्री प्राइमरी से लेके एंड मिडिल एंड सेकेंडरी एजुकेशन तक में उन्होंने हर चीज को एड्रेस किया है। ड्रॉप आउट में एक चीज ये भी देखी गई थी कि बच्चे बहुत बड़ी संख्या में जो छोड़ते हैं, जो स्टडी में आता है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उसमें 36% बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में उसमें वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो उसको भी उन्होंने एड्रेस किया है कि बच्चों का इंटरेस्ट स्कूल में कैसे डेवलप किया जाए जिससे बच्चा स्कूल में अधिक से अधिक रहे। आज की तारीख में जैसे सीबीएसई के नॉर्म्स हैं कि वीक में 36 घंटे क्लासेस लगेंगी, उसमें यह पाया गया है कि ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमको ये टीचिंग आवर्स बढ़ाने की जरूरत है, और जिससे बच्चा ज्यादा समय में स्कूल में रह सके, होमवर्क का उसके ऊपर लोड ना आए, उसके जो इंटरेस्ट का एरिया है उसमें टीचर्स उसमें उनको पढ़ाया जाए जिससे बच्चे अपने इंटरेस्ट के अनुसार पे स्कूल में आ सकें। उनके वोकेशनल कोर्सेज के बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि हम हर बच्चे को अंततः जॉब, कोई ब्लू कॉलर जॉब या व्हाइट कॉलर जॉब हम हर बच्चे को अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी बच्चों को जाना पड़ेगा, और उसके लिए उस बच्चे को वोकेशनल कोर्स के लिए वो क्लास 6 से तैयार होने की बात कर रहे हैं। तो हमारे सामने अब जो चैलेंज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में, अब उसके पहले की बात करने की आवश्यकता नहीं है कि 2020 के पहले क्या था। अब हमको जरूरत यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एक हमारे लिए गाइडलाइंस है क्वालिटी एजुकेशन देने के संदर्भ में, जिसमें उन्होंने ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर किया हुआ है, हर चीज को एड्रेस किया हुआ है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हमारे सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है। यदि हम
सिर्फ यही अब रोना रोए के साथ मैकाले की एजुकेशन थी और उसे बाबू तैयार हो रहे थे, तो अब वो बात खत्म हो गई। मैकाले की एजुकेशन का कट ऑफ हो जाता है 2020 पॉलिसी के बाद में। अब जो है वो न्यू इंडिया की पॉलिसी है और हमको एक प्रॉस्परस इंडिया की पॉलिसी है, एक हमको फ्यूचर सुपर पावर बनने के लिए एक वो हमारे लिए लॉन्चिंग पैड है। लेकिन सिर्फ पॉलिसी अपने आप में चीजें कवर नहीं कर पाएंगी। हमारे सामने जो चैलेंज है सोसाइटी के सामने है और जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके सामने चैलेंज है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के ईच एंड एवरी पॉइंट को कैसे टेकअप करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराना है, जिससे वो की कटिंग एज लेवल पर उन बच्चों तक उसका लाभ पहुंच सके जो कि जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनाते समय जिसको विजन किया है और देश के विकास समाज के विकास के लिए उन्होंने पूरा फोकस किया हुआ है। उसमें वो 3 से 6 साल के लिए भी एसओपी बना रहे हैं कि जो आंगनवाड़ी में बच्चे हैं उनको कैसे तैयार करना है, क्लास 1 एंड 2 के बच्चों को कैसे हमको तैयार करना है, क्लास 3 से 5 तक के बच्चों को कैसे तैयार करना है, हर का उन्होंने अलग अलग स्टेज बनाया है। क्लास 6 से 8 के लिए बच्चों को हमको कैसे तैयार करना और सेकेंडरी एजुकेशन में कैसे करना। मैं यहाँ पे अभी हायर एजुकेशन की बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैसे हायर एजुकेशन भी कवर्ड है, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन है जो इस पॉलिसी में माना गया है वो प्री नर्सरी से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक माना गया है, जहां से देश के लिए विकास के रास्ते खुलेंगे। तो अब जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी सेंसिबल लोग हैं, उनको सिर्फ सिस्टम को तैयार करने की जरूरत नहीं है। इस एजुकेशन पॉलिसी में पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज की गई है कि पेरेंट्स को भी तैयार करना पड़ेगा। हमारे सामने चुनौती ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में पेरेंट्स इलिटरेट हैं आज भी, या उनका एजुकेशन के प्रति उतना फोकस या इंटरेस्ट नहीं है। तो हमको उन पेरेंट्स के तैयार करने के लिए भी एनजीओस का और जितने ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग समूह हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चों का 2/3 समय तो उनके घर पे बीतता है, 1/3 समय लगभग हम मान लें कि स्कूल में बीता। तो उस समय में भी पेरेंट्स को किस तरीके से बच्चों को तैयार करना है जो कि मुख्य धारा में जिससे बच्चा बन सके, मुख्य धारा में आ सके, उसके लिए सबसे पहला जो मुझे समझ में आता है कि हमको उनके पेरेंट्स को उन ग्रामीण क्षेत्रों में हमको डिफरेंट टूल्स से उनके साथ में इंटरेक्ट करके, चाहे उनको नुक्कड़ नाटक से या उनके लिए डॉक्यूमेंट्री से या उनके लिए डिफरेंट वाया मीडिया से, हम उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को सबसे पहले तैयार करें जो पेरेंट्स वहां पर उन बच्चों को के लिए मददगार हो सके। तो ये एक मुझे समझ में आता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम जितने अच्छे तरीके से सक्सेसफुल कर सकेंगे तो ये जो क्वालिटी एजुकेशन की चुनौतियां हैं इनको हम जरूर मीट आउट कर सकते हैं। ये मेरा लबुलुआब है। वैसे ये टॉपिक तो इतना बड़ा है कि इसमें कई दिनों तक हम डिस्कशन कर सकते हैं, कई दिनों तक हम वर्कशॉप कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज की इस लिमिटेड टाइम पीरियड में जो मुझे समय असाइन किया गया है उसमें मैं निचोड़ के रूप में सिर्फ अपनी ये बात आप सब लोगों के सामने रखना चाहता था। इसके बाद में जब एक क्वेश्चन यदि कोई है, कोई किसी प्रकार की चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए स्वागत करता हूँ। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छे शब्दों में आपने बताई। एक तो जीडीपी में बढ़ाने की आवश्यकता है, शिक्षकों के साथ साथ परिवार की भी जिम्मेदारी है क्वालिटी एजुकेशन में ध्यान दें। ये बात बिल्कुल सही है सर। कुछ भी होता है, कोई भी कैलेमिटी होती है, सबसे पहले स्कूल बंद किए जाते हैं, विद्यालय बंद किए जाते हैं। तो वर्किंग नंबर आप हम देखें कि इफेक्टिव जो क्लासेस चलती हैं बच्चों की, वो निश्चित रूप से ही हर साल कम होती चली जा रही हैं। तो ऐसे में क्वालिटी एजुकेशन किस प्रकार दिया जाए, ये समाज की भी जिम्मेदारी है। हम जुड़े रहेंगे सर, आपसे प्रश्न उत्तर भी लेंगे। साथ ही कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं सर, वो भी हो सकता है आपसे प्रश्न उत्तर करें। अब बुरहानपुर चलते हैं हम सीधे सलूजा सर के पास। सलूजा जी आप जुड़े हुए हैं? राजेंद्र सलूजा जी, बुरहानपुर सुन पा रहे हैं मेरी बात? हाँ सुन रहा हूँ मैं चौबे जी। मैं जी चौबे जी बुरहानपुर से बोल रहा हूँ। मैं राजेंद्र कुमार सलूजा, मेरे साथ में अपने CWC मेंबर रंजी गट्टानी और विजय सिंह चौहान है। हम लोग अभी चाइल्ड लाइन के ऑफिस में बैठे हैं।
यहाँ जी। पर कुछ बच्चे आए और कुछ बच्चे ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। हमने जी। यहाँ पे जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन क्लब बनाया है ममता जी। फाउंडेशन के सहयोग से सुनील सेन जी के द्वारा, जी। जिसमें 35 बच्चे जोड़े हैं। तो वो ऑनलाइन आपसे इंटरेक्शन करेंगे। अभी कुछ जी। बच्चे यहाँ पे वो आपसे बात करेंगे। जी। जी तो आप बच्चों की तरफ करिए, हम बच्चों से कुछ प्रश्न उत्तर करें। अभी बच्चों ने सुना होगा शिक्षा के ऊपर लेकर के। बच्चे आप लोग स्कूल जाते हो? बच्चे स्कूल जाते हो आप लोग? बच्चों से बात कराइए। इसमें शायद हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़े हैं क्या? राघवेंद्र जी भाई साहब जुड़े हैं आप? स्क्रीन पर मुझे दिख नहीं रहे। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जुड़े हैं अध्यक्ष जी? जी नहीं, अभी नहीं जुड़ा। ठीक है जी। तो अभी जब तक बच्चे जुड़ते हैं, हम में से कोई प्रश्न करना चाहे तो प्रश्न कर सकते हैं, अपना हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। जी सर के सर साथ। नमस्कार। सर जी। नमस्कार, मैं राजेश यादव बोल रहा हूँ ममता ऑर्गेनाइजेशन से। जी सर राजेश। चाइल्ड लाइन से बच्चे जुड़े हैं। युवराज जी जो हैं उनके मोबाइल से तो फोटो भी दिख रही है। तो युवराज जी आप प्लीज अनम्यूट करके बात कर लीजिए। अपना ऑडियो कैमरा भी चालू कर लें युवराज जी, तो बच्चे भी दिखेंगे। युवराज जी अपना ऑन कैमरा। है, ऑन है, ऑन है, स्क्रीन पर है वो लोग। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा है, सॉरी। ठीक है, तो अपनी बात रखें। बच्चे जो पूछना चाहते हैं प्लीज सर से अपनी बात कर सकते हैं। कंटिन्यू हम। युवराज कुलकर्णी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए माइक, प्लीज अनम्यूट कीजिए प्लीज। जहां बच्चे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज। युवराज कुलकर्णी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हो गए अनम्यूट बच्चों? नमस्ते, नाम बताओ बेटा अपना। आवाज नहीं है, थोड़ा पास में कर दीजिए माइक बच्चों के। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। ये क्लोज जो माइक जा रहा है, जो कैमरा है उसमें माइक नहीं है, दूसरा जो म्यूट ब्रॉड है एंगल वैसे। ले रहा है उसमें है। कुछ प्रश्न? आपको बात कर सकते हैं कोई? बिल्कुल नहीं आवाज आ रही है, क्लैरिटी नहीं हो रही है। 1 सेकंड का टाइम दीजिए, हम इसे निकाल रहे हैं, हम आपको इस स्क्रीन पर से निकाल रहे हैं। आप समझ जाइएगा कि आपका कैमरा चालू है बट माइक ठीक नहीं है। अब सिर्फ हमारा एक युवराज कुलकर्णी एक ब्रॉड एंगल दिख रहा है, सिर्फ उसी से आप बात कीजिए। ये भी कैमरा चालू, ये भी चालू, माइक भी चालू तुम। हेलो जी जी। सर आपको आवाज आ रही है? सर आपको आवाज आ रही है? यस मैडम, अभी मैंने आपको एक्सेस दी है, आपका मोबाइल करेक्ट है। बच्चे से बात कराइए बिल्कुल। जी जी सर। कौन बेचा है? मुझे आओ आवाज इधर, इधर आओ बेटा मेरे पास। हाँ सर, मैं बच्चे से मिलवा रही हूँ आपको। कौन बोलना बताइए, बोलिए, यहाँ से बोलिए। दो बच्चे नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। जोर से बोलो। आफ्टरनून, बस हाँ बोले बेटा। आगे से बोलो, आप बोलो।
जो बच्चा गुम जाए तो क्या करना चाहिए? क्या चीज? बच्चा को बताइए। बेटा दो आप बच्चा सबसे गुम पहले जाए। आप अपना नाम बताइए। बेटा सुनिए, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फिर अपना क्वेश्चन कीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। माय नेम इज गणेश गुरमाड़े। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछिए, प्रश्न। जो बच्चा गुम जाए तो क्या चाहिए? बच्चे गुम जाए यानी मैं सब बच्चा खो जाए तो क्या करना चाहिए? कोई बच्चा खो जाए तो क्या करना चाहिए? अब मेरा यदि मैं समझ पा रहा हूँ वो है कि किसी कारण से बच्चा कहीं भटक जाए और उससे वो पूछ रहा है, तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। कोई घटना हुई है क्या इसमें रजनी जी? वहां पर कोई घटना हुई है कैसी? अब बेटा अगर बच्चा कोई गुम जाए थाने में रिपोर्ट कराइए, और बच्चे को ही है तो 1098 पे बच्चा कॉल कर सकता है। अगर अपने घर का पता भूल गया है तो चाइल्ड लाइन की जो मदद है 1098 उस पर बात कर सकता है और वो आपको मदद मिलेगी। डायल अदरवाइज ऐसा है, जी, डायल 100 पे भी जा सकता है। डायल 100 पे भी आप कॉल कर सकते हैं बच्चों के लिए। कुछ एजुकेशन के बारे में पूछो बेटा आप सर से, अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, या आपको क्या बनना चाहते हो आप लोग? आईएएस समझते हो आप लोग? आईएएस क्या होता है? कोई बच्चा पूछे सर से प्रश्न आईएएस बनने के लिए, और क्या आपके क्या ड्रीम्स हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं आप। माइक बंद है। रजनी जी आप माइक आपको म्यूट किया है क्योंकि इको हो रहा था, आप अनम्यूट कीजिए फिर लाइए स्क्रीन पर। हाँ चलिए। My name is यश दीक्षित। आपका सवाल, आप क्या बनना चाहते हो? आईपीएस। आप जोर से आईपीएस बोलो। बनना? हाँ। क्या हाँ। नाम है भाई आप? क्या? क्या नाम है आपका? तुम बताओ। यश दीक्षित। जी, यश दीक्षित। आपका माइक सही है। यश दीक्षित। यश दीक्षित। यश बहुत अच्छा सोच है, बिल्कुल आईपीएस बन सकते हो। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस बनाए रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा दूध और सब्जी खानी पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीट खाना भी जरूरी है। तो उसमें सभी प्रकार की सब्जियां लो, आप फल लो, दूध लो और खेलो। जब तक फिजिकल फिटनेस नहीं बनेगी तब तक आईपीएस नहीं बन सकते। साथ ही साथ कंपटीशन के लिए थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा। कोर्स के अलावा कुछ जनरल नॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप यश? हेलो, इनका फिर से म्यूट हो गया है। सर अपने आप उठाते हैं। यस सर। यश आप अखबार पढ़ते हो? यस सर। यश आईपीएस बनने के लिए न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अपने कोर्स की किताबों से अलग हटके भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कोर्स की किताबें तो पढ़ना ही पढ़ना है। अपना दिन भर को ऐसा आप डिसाइड करो कि सुबह से उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने से लेके स्कूल जाना, खेलना, घर में जो चीज उपलब्ध है उनको अच्छे से खाओ और खेलो भी अच्छा। जब तक आप अच्छा नहीं खेलोगे तब तक आईपीएस नहीं बन पाओगे। फिजिकल फिटनेस जरूरी है और अपना जनरल नॉलेज इंप्रूव करने की जरूरत है, उसमें आप आईपीएस बन सकते हो। ओके सर। हम्म। यस सर। हाथ दिखाओ अंगूठा से। थैंक यू कह रहे हैं सर आपको। ओके ओके।
अनिल जी, हमारी टीम से भी लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे लगता है कुछ कनेक्टिविटी का इशू है, तो सर से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम पे हम बात कर रहे हैं उसमें क्या किया जा सकता है, उस पे भी आप इस सत्र को ओपन कर दीजिए। जी जी भाई साहब। सर एक छोटा सा क्वेश्चन आईटी टीम की तरफ से ही है। जैसे अभी आपने बताया कि चैलेंजेस आते हैं, हमारा सब्जेक्ट भी इसी पर था कि चैलेंजेस बहुत आते हैं। आप तो सर एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता या इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप इतने ऊंचे ओहदे पर भी रह चुके हैं, तो वहां तक भी चैलेंजेस आते हैं क्या? देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो ये है, मैं थोड़ा सा दुखी मन से कहना चाहता हूँ, जिसमें मेरी भी कोई बहुत ऐसा सक्सेस रेशो नहीं है, वो ये कि जो ग्रामीण स्तर का हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, ज्यादातर हम उनको उनकी पोस्टिंग की जगह पर रेगुलर प्रेजेंस नहीं करा पा रहे हैं। चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे वो फॉरेस्ट का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे स्कूल एजुकेशन का हो। ये ऐसे एम्प्लॉयज हैं, इसमें सिर्फ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो अपने गांव में अवेलेबल है, क्योंकि वो गांव से ही सेलेक्ट हुई है। लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज जिनके परिवार जिला मुख्यालय में रह रहा है, तहसील मुख्यालय में रह रहा है, या और किसी जगह पर कस्बे में रह रहा है, और उसकी पोस्टिंग यदि 15, 25, 30 किलोमीटर दूर है, हम उसको रेगुलर वे में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसमें हमारी भी फेल्यूर है, समाज की भी फेल्यूर है, और जो एम्प्लॉय जिसको जो गवर्नमेंट की ओर से अपॉइंटेड है, जिसको पब्लिक एक्सचेकर से पैसा मिल रहा है और सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, उसकी भी असफलता है। ये एक सामूहिक असफलता है, और इसमें समाज की भी। हमने यहाँ पे ये भी सिस्टम बनाया कि साहब पटवारी बताएंगे कि साहब स्कूल टीचर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पटवारी आएंगे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सरपंच ने झूठा रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट देना शुरू कर दिया। ओके, उस स्कूल टीचर ने एक अपने एफजी टीचर उस स्कूल में कर दिया, वो खुद वहां पे नहीं जा रहा है, एफजी टीचर वहां पे पढ़ा रहा है, या टीचर गया रेगुलर नहीं जा पा रहा है, ड्यू टू सो मेनी रीजंस। उसके पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैं उससे नहीं कर सकता, मैं उसको मना नहीं करता। इसका एक सोल्यूशन और समझ में आता है मुझे कि हमको, जैसे अभी ये युद्धवीर वाली स्कीम आई है, जिसमें 4 साल के लिए हम लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, और जो अच्छा करेगा उसको आगे कंटिन्यू करेंगे 25% लोगों को। स्कूल टीचर्स में भी कुछ ऐसा आप सोचने की जरूरत है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के ही जो 12th एंड ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनको हम टीचर्स के रूप में सेलेक्ट करें, उनकी हम एक ट्रेनिंग करें, और वो अपने गांव में ही रह के पढ़ाएं। और जहां पर प्रॉपर यदि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्रॉपर उसका अचीवमेंट नहीं हो रहा है, उसको हम हाथ जोड़ें। हमको थोड़ा सा प्रोफेशनल होने की जरूरत है नेशनल इंटरेस्ट में। हमको हर जगह ह्यूमैनिटेरियन होने की जरूरत नहीं है, जहां पे पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है और जहां पे सोसाइटी का लार्जर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ये एक इंडिविजुअल उस एम्प्लॉय की चैलेंज नहीं है कि उसका परिवार का क्या होगा, उसके कारण पूरी जनरेशन का इम्पैक्ट आ रहा है। तो हमको युद्धवीर में जैसी स्कीम हमको स्कूल टीचर्स में या अदर गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमको अब लाने की जरूरत है। जो अच्छा काम करे वो आगे कंटिन्यू करे, जो नहीं करे उसे छोड़ते चले। आज की तारीख में एक व्यापम का एग्जाम दे के, एक ऑनलाइन एग्जाम दे के वो सेलेक्ट हो जाते हैं। उनमें कितनी टीचिंग क्वालिटी है, कितना पढ़ा पा रहे हैं, फिर वो कंटिन्यू बने रहते हैं 62 साल की उम्र तक। तो जो अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जिसके कारण इतने अच्छे रिजल्ट भी आए। हम लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी मिले हैं। लेकिन जो टीचर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी को अटेंडेंस, अपनी प्रेजेंस नहीं दे रहा है, नई टीचिंग नहीं अडॉप्ट कर रहा, नई ट्रेनिंग नहीं कर रहा, वो न्यू लर्निंग नहीं ले रहा, री लर्न नहीं हो रहा, उसको हमको अब छोड़ने की जरूरत पड़ी। बढ़िया सॉल्यूशन। मनु बहुत श्रीवास्तव बढ़िया सॉल्यूशन किया है। अनिल जी, मनु जी ने हैंड रेज किया, कुछ कहना चाहते हैं। विदिशा से मनु श्रीवास्तव जी। जी मनु जी, जी नमस्कार। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्याएं तो हैं, लेकिन हमारे पास उसका एक हल भी है। आज मैंने एक क्लास, एक वेबिनार ज्वाइन किया था, उसमें जन अभियान परिषद के माध्यम से जी उन्होंने ये बताया है कि हमारे हर गांव में ग्राम सभा आयोजित होती है। तो ग्राम सभा हमने सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त तक के लिए आयोजित कर रखी है, विशेष विशेष प्रोग्रामों में। यदि हम उन्हें कंटिन्यू कर दें
तो ग्राम जी। सभा को पूर्ण अधिकार है कि वो किसी भी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत करे, और कलेक्टर साहब IAS ऑफिसर भी उसको मान्य करेंगे। तो सर ग्राम सभाओं का हम कंटिन्यू आयोजन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं मनु जी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ग्राम सभा में लोग अभी भी समाज में, जो मैंने एक अपने शुरू के स्पीच में ये कहा था कि समाज को आगे आने की जरूरत है। समाज को अपने बच्चों के लिए उसको खुद को अलर्ट होने की जरूरत है। ग्राम सभा में मैं ग्रामीण परिवेश का भी हूँ, मेरा सतना जिले में गांव भी है। ग्राम सभा में गांव के लोग जब तक खुद को उनके अवेयरनेस करने की जरूरत है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देयर किड एंड टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स स्टेट, टुवर्ड्स नेशन। अंततः एक छोटे बच्चे से मिलके वो पूरा एक नेशन बनेगा ना, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए भी है। तो उसको ग्राम सभा में आना चाहिए। लेकिन आप यदि कभी भी भ्रमण करने में जाएंगे मनु जी, ग्राम सभा में लोग ही नहीं आते। ये एक चुनौतियां बन रही है, जिसके कारण जो मैंने आपको कहा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उस ग्राम के जिम्मेदार लोग झूठा सर्टिफिकेट दे देते हैं, हाँ साहब सारे टीचर्स आ रहे हैं, सारी क्लासेस चल रही हैं। ये तो चुनौतियां है ना। जी सर। तो सर एक कारण ये भी है कि आम आदमी को अपने अधिकारों का जानकारी नहीं है। जानकारी तो है लेकिन वो एग्जिट नहीं कर रहा। जी, थैंक यू सर। चुनौती यह है, तो इसलिए हमको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है आम आदमी की। सर डॉक्टर लक्ष्मण त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं, हैंड रेज किया है। डॉक्टर लक्ष्मण अपनी बात रखें। और इसमें सलूजा सर, अगर आपकी के साथ नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाए, बच्चों से बात करना चाहेंगे। जी डॉक्टर लक्ष्मण। जी। नमस्ते श्रीवास्तव डॉक्टर सर, नमस्ते नमस्ते। बहुत जुड़े हुए हैं, स्वागत है। I am from Tripura, chairperson CWC South District Tripura. And जी, many thanks, congratulations to you. I am very fortunate to see you, to talk with you. Actually, in our state, very small state, below 40 lakhs of people are only. Actually, in our government, in our state, most of the schools are under government, direct government. A few schools are private. In government schools, you told earlier, the minimum strength of teacher are available. Infrastructure, construction, buildings are not available, and the quality teachers are not available. You told earlier that no such trained teachers are available. So how it is possible to give the quality education to the students? Another thing, the private school, those who are taking much money from the sound guardian, who have only single issue, those who have much earning. So only the discrimination we see in the same society. So this is the system is going on in our society. One class, they're taking the education from the government institution. What is possible? What is given from the untrained teachers also? Because they have no way to go under the private institution due to lack of their money financial ability. But in a private school, those who are taking much money in lieu of the education system, so automatically there is a continuous discrimination, as we are saying. The quality education, even being the same, being in the same place, same village, same subdivision, two students are developing in two directions. So how can you solve? In this aspect, I have a suggestion, sir, for you. I don't know. The teachers who should be not, he is also a teacher in the holiday also. He is a teacher outside the school premises also. He has the characteristics, so the students will be achieved, should be inspired by seeing him. The renunciation service, without the renunciation service, it is not possible on the part of anybody else belong under India. You told the proper consciousness about the parental consciousness, society consciousness, government says. लक्ष्मण से थोड़ा ब्रीफ करेंगे सर, आंसर प्लीज। मैं डॉक्टर लक्ष्मण का स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूँ कि उनकी क्वेरी क्या है। मैं उनका डिस्क्रिप्शन समझ रहा था, कुछ वॉइस क्रैक हो रही थी, तो वो मैं उनका ये कहना था डेडिकेशन नहीं है तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जाएगा। अब यही तो चैलेंज है डॉक्टर साहब हमारे सामने कि हमको डेडिकेशन इंप्रूव करने की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, और हर स्टेक होल्डर को। ये इंडिविजुअल एक पार्टी का काम नहीं है कि सिर्फ हमने टीचर्स क्वालिटी टीचर्स कर दिए तो चीज ठीक हो जाएगी। नो, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, चाहे पेरेंट्स हो,
वो सब स्टेक होल्डर है, पेरेंट्स मेजर स्टेक होल्डर। यदि पेरेंट्स तैयार नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तो हमारे लिए चैलेंज है। मैं ये नहीं मानता कि हमारी वो फेल्यूर है, लेकिन चैलेंज है। इन चैलेंजेस को ही हमको एड्रेस करने की जरूरत है, सारे स्टेक होल्डर्स। उसमें सर, बच्चा, हेलो, इस बीच हमारे अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, आपका जी। स्वागत है। और हम प्रश्न उत्तर सत्र जारी रखेंगे, तो हम अध्यक्ष जी से चाहेंगे कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें, उसके बाद हम इस सत्र को जारी भी रखेंगे। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, अध्यक्ष जी। जी नमस्कार। जी माननीय नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आपका जी निर्देश था, मैं हाजिर हूँ, मैं उपस्थित हूँ। जी जी, वैसे हमारा निवेदन था, आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं तो आपके निर्देश पे उपस्थित हो गया हूँ। जी जी जी, जी हम लोग इतने लंबे समय से इस वेबिनार को चला रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है। और जी माननीय जी आजाद से मेरी इस विषय पे बहुत पहले चर्चा हुई थी, मुझे तो लगभग 5 साल हो गए होंगे। उस समय हमारा सिलेबस में क्या होना चाहिए, सिलेबस का क्या तरीका होना चाहिए, जो कैसे इसको बनाना चाहिए, या उन्होंने कहा जो सिलेबस है उसको हम कैसे छोटी छोटी चर्चा के माध्यम से उसकी प्रासंगिकता को समझने का प्रयास करें। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने समय दिया और हम सबसे चर्चा की है। मुझे एक बात ध्यान में आ रही है इस पूरे विषय को लेकर के, जी मैं पिछले 5-7 साल से तो मैं बहुत ही इसमें पूरी तरह से काम करता हूँ बच्चों के लिए। जी मेरा लगभग 2000 स्कूलों में जाना हुआ होगा, और मैं मानता हूं कि मैंने कुछ नहीं तो 2 लाख बच्चों से सीधी बात की होगी किसी न जी किसी कार्यक्रम के माध्यम से। मेरा अपना अनुभव यह कहता है कि आज तक किसी भी शिक्षक को इसलिए कोई पनिशमेंट नहीं मिला कि उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की, जी अच्छा पढ़ा नहीं पढ़ाया। जी अगर कभी किसी पे कोई सरकारी व्यवस्था के द्वारा कार्रवाई हुई होगी तो उसने मध्याह्न भोजन ठीक से, उसने साइकिल नहीं बांटी, उसने किताब नहीं बांटी, तो ये सारे इन सबसे लगता है कि हमारा फोकस उसकी प्राथमिकता में मुझे लगता है कि पढ़ाई की वजह बाकी सारी चीजें आने लगती हैं। दूसरा, जी मेरा अपना अनुभव अभी तक का ये कहता है कि हमारी जो शिक्षा की नीति की जो हम बात करते थे अभी तक करते हैं, तो ऐसा लगता है विद्यार्थियों को फोकस ना करते हुए वो स्कूल संचालकों के लिए बनाई जा रही हो जैसे। जी तो इन दोनों चीजों से मुझे लगता है कि अब नई शिक्षा नीति में इन सब चीजों का ध्यान दिया गया है, और मैं मानता हूँ कि अगर ठीक से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो शायद हम इन सब चीजों को अलग इन सब से निजात पा सकते हैं। क्योंकि जब तक शिक्षा सीखने की नहीं होगी, जिस उद्देश्य के लिए है वो उद्देश्य का अगर पूरा नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि हम कोई भी परिणाम मूलक तो उसमें जा ही नहीं सकते। केवल एक क्रिया कर्म जैसा है, वो चला गया, बच्चा पहली क्लास में था, दूसरी में चला गया, दूसरी में से तीसरी में चला गया। तो ये व्यवस्था अगर रही तो हम जैसे बच्चों को चाहते हैं, जैसा आगे भविष्य चाहते हैं, वैसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम केवल कुछ बड़े स्कूलों तक, प्राइवेट स्कूलों तक सीमित होकर के शिक्षा के स्तर को कहने लगे तो ये पर्याप्त नहीं होगा। अगर मध्य प्रदेश के अंदर में 1,30,000 32,000 स्कूल हैं, तो उसमें से 65,000 70,000 स्कूल सरकारी हैं। जी करीब इस समय मध्य प्रदेश में 84,000 स्कूल है प्राइमरी, 30,000 है स्कूल, 4,000 हाई स्कूल, 5,000 हायर सेकेंडरी। तो टोटल मिला के करीब 1,30,000 के करीब स्कूल हो रहा है। जी जी। तो उसमें अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे, कुछ बड़े प्राइवेट स्कूल निकाल लें जो बड़े फीस पे करके बच्चे जाते हैं उनके, हम लेकिन देखें कि बड़ी संख्या में जो हमारे पास टैलेंट है और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, जिनमें शिक्षा के साथ साथ बाकी योग्यताएं भी बहुत हैं, तो वास्तव में उन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। खेल एक पहले ऐसा होता था कि खेल बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता था, धीमे धीमे उस शिक्षा से विलुप्त होता चला गया। ऐसा लगता है खेल शिक्षा का विषय है ही नहीं। तो ऐसे सारे विषय में चर्चा करते रहते हैं, और आज हमें आजाद शत्रु जी का मार्गदर्शन मिला, चूंकि वो एक बड़े प्रशासनिक अनुभवी व्यक्ति हैं, इन सबके साथ साथ में संवेदनशील व्यक्ति हैं। जो उनके विषय नहीं होते होंगे लोगों की नजर में, उन चीजों पे भी, उन विषयों पे, उन सारे एरिया में भी वो बहुत ही संजीदगी से काम करते हैं। हम सबको उनका अनुभव आज बहुत काम आएगा। और जिस तरह से हमारा CCF काम कर रहा है पिछले बार से, हर बार कुछ ना कुछ एक नया लेकर के आते हैं। हमने अभी से शुरू किया है, कुछ बच्चों को हम साथ में जोड़ते हैं,
वृक्षारोपण का हमने साथ में जोड़ा है। तो हर रोज हम सामाजिक सरोकार के साथ साथ में हम जो बच्चों के लिए काम करते हैं वो एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे स्कॉलर बनने के साथ साथ अच्छे मनुष्य बने, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। और मुझे लगता है अंतोगत्वा शिक्षा का यही उद्देश्य है कि एक हम अच्छा मनुष्य भी बना, अच्छा नागरिक बना सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश भर से जुड़े रहे हैं लोग, केरल से, कर्नाटक से, त्रिपुरा से लक्ष्मण जी हमारे हमेशा जुड़ते ही हैं। और पिछले बार जो हमने 14 अगस्त को कार्यक्रम रखा था उसमें पूरे देश भर के 200 जिले जुड़े थे। तो हम आदरणीय शास्त्री जी से कभी निवेदन करेंगे जो हम पूरे देश भर के 650 जिले जोड़ेंगे उस दिन भी हम आपसे इसी तरह के मार्गदर्शन की अपेक्षा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ श्योपुर कलेक्टर बैठी है। माननीय ये प्यारी बच्ची श्योपुर की एक दिन की एसपी कलेक्टर बनी है। समझ गए, बिल्कुल बिल्कुल, इसे हमने सैल्यूट करते हैं कलेक्टर साहब को। नहीं, ये लड़की, ये पीछे इसके फोटो देख ले सर। मुझे मालूम, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। हाँ, रिया सुमन पांडोला मेरे गांव की निवासी है ये। अच्छा अच्छा, कैसे है रिया? एक मिनट तक बात करा। ये हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ, एक मिनट तक। हाँ बोलो रिया। नमस्ते सर। रिया नमस्ते नमस्ते। बोलो। आप एक दिन की कलेक्टर? बोलो बोलो। माननीय आजाद लगा ले कानून। तो आप कर लीजिए। माननीय कृपा शंकर जी आगे ही करेंगे आप। धन्यवाद सर। दीपक जी ने दीपक जी दीपक जी जी अपनी बात रखें। हाँ प्रणाम अध्यक्ष महोदय जी। कुछ ऐसा हमने वचन दिया हुआ था और अध्यक्ष जी की ऐसी अपेक्षा थी, उस अनुरूप हमने कार्य दमोह में प्रारंभ कर दिए हैं और कल सफल आयोजन भी किया उसका हमने। और यहाँ पे राकेश भाई साहब की उपस्थिति रही है और 300 बच्चे लगभग थे और पूरा स्कूल का स्टाफ था। तो उनके बारे में फिजिकल अपने पूरा कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न किया है और आगामी प्रत्येक माह ऐसा हमने निश्चित कर लिया है कि प्रत्येक माह दमोह जिला प्रत्येक माह इस कार्यक्रम को संपन्न करेगा। अच्छा कार्यक्रम हुआ दमोह में, लगभग 300 बच्चों के साथ संवाद हुआ है। तो ये एक छोटा सा नोट आपने बना के भेजा था, मीडिया कटिंग भी आ गई है। आईटी टीम थोड़ा एक बार इसको अपने वेबसाइट पे देख लीजिएगा। राजेश जी ने हैंड रेज किया था, राजेश जी अपनी बात रखें। राजेश जी कहाँ से हैं आप? सर नमस्कार, मैं राजेश यादव बुरहानपुर से हूँ सर, ममता ऑर्गेनाइजेशन में एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जी। तो सर ममता के द्वारा एक इनिशिएटिव किया था। ममता ने वहाँ पे बच्चों के साथ में चाइल्ड प्रोटेक्शन क्लब, जो कि सर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में ये लास्ट ईयर से वो बनाया है। तो उनमें से देव जी जुड़े हैं, तो वो अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर। और एक बड़ी बात यह है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डीओ साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम इसे पूरे जिले के समस्त शासकीय और अशासकीय हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालय में इस प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे ताकि सभी बच्चे बाल सुरक्षा और बच्चों से जुड़े कानून, अधिकार और शिक्षा के महत्व को समझ सके। सर जी अपनी बात रखें। देव जी प्रश्न पूछें। चौबे जी मैंने फोन चेंज किया है। जी सर जी आ गया आपका। जी देव जी प्रश्न कुछ था आपका, सर से पूछिए। जी हेलो। हाँ बताइए, आ रही है आपकी आवाज। जी सर, मैं देव राकेश मोरे बुरहानपुर जिले से बात कर रहा हूँ। जी सर मैं बाल संरक्षण क्लब का सदस्य हूँ और समाज सेवक हूँ। अपनी बात रखें, प्रश्न पूछें सर से। क्या प्रश्न क्या है आपका? सर मैं सर से पूछ रहा था कि जैसे शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति आई है, तो इसके अंदर सर जैसे सरकारी स्कूल होते हैं इन सब में जैसे बच्चों की क्वालिटी होती है एजुकेशन की, उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बढ़ाया कैसे जा सकता है? इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें यदि आप जाएंगे तो हर स्टेप में टीचर्स पे ध्यान दिया गया है, पेरेंट्स पे ध्यान दिया गया है और स्टेट गवर्नमेंट पे ध्यान दिया गया है, स्कूल संचालकों पे ध्यान दिया गया है कि ये टीचर्स को पहले डी लर्न किया जाए, फिर उन्हें लर्न कराया जाए और री लर्न कराया जाए। जो पहले का सिस्टम था पढ़ाई का
उसको चेंज करना है, उसके लिए नया सिलेबस बनाया जा रहा है। उस सिलेबस के साथ साथ उसमें एसओपी बनाया जा रहा है कि उसे पढ़ाना कैसे है। उसमें टीचर्स की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कराई जा रही है। सेंट्रल जो सीबीएसई को स्कूल्स हैं उनके यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू है। मुझे स्टेट गवर्नमेंट का आइडिया नहीं है कि स्टेट में, चूंकि अब रिटायर हो चुका हूँ इसलिए मैं कनेक्ट नहीं हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ट्रेनिंग शुरू कराई कि नहीं कराई। वो उसमें और नया सिलेबस ये तैयार किस लेवल पर है मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें बच्चों को जो मेन सिर्फ किताबों का उनको रटना नहीं सिखाना है। जो सबसे बड़ा चेंज है मैकाले एजुकेशन में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, वो ये कि बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है। उनको फील्ड एक्सपीरियंस, उनको फील्ड नॉलेज, उनका ऑब्जर्वेशन लेवल, उनका एनालिटिकल लेवल, जो बेसिक्स हैं किसी भी पर्सनालिटी में। जब हम स्कूल से पढ़ के जाते हैं तो हमसे ये नहीं पूछा जाता कि बाल भारती में या आपने हिंदी की कौन सी कविता याद की है। हमसे ये देखा जाता है कि हमारे में ऑब्जर्वेशन लेवल क्या है, हमारी एनालिटिकल अप्रोच क्या है, हमें रीजनिंग क्या है, लॉजिक क्या है, ये देखी जाती है। कहीं भी हम जब जॉब में जाते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, यदि हमको अपना खुद का काम करना है तो हमें वोकेशनल कितना नॉलेज है, इस चीज पर एजुकेशन में ध्यान दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो एक कंपोजिट हो रहा है जिसमें सभी डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, सिर्फ स्कूल एजुकेशन का ही नहीं। महिला बाल विकास है, ट्राइबल है, रूरल डेवलपमेंट है, टेक्निकल एजुकेशन है, हर डिपार्टमेंट का इन्वॉल्व होगा तभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाएगी। एक बिटिया सर श्योपुर से जुड़ी है, वो एक दिन की कलेक्टर भी रही है, वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। बुलाओ, बताइए बेटा, अपना माइक अनम्यूट कर लो। तिवारी जी माइक अनम्यूट करें। जी सर। हाँ रखिए अपनी बेटा। क्या नाम है बिटिया का? हाँ नाम बताओ, नाम बताओ। प्रिया सुमन। प्रिया, बहुत बहुत बधाई हो प्रिया। अब तुम्हें एक दिन का नहीं, दिया सुमन। दिया 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 सर। अच्छा दिया, बहुत बहुत बधाई हो। और तुम्हें सिर्फ एक दिन का कलेक्टर नहीं बनना है दिया। जब तुम 22-23 साल की हो जाओगी, बीए पास कर लोगी, तब तुमको बीए बीएससी, तब तुमको यूपीएससी का एग्जाम देके 60 साल तक के लिए कलेक्टर बनना है। एक दिन के कलेक्टर से काम नहीं चलेगा दिया। ओके, प्रॉमिस? क्यों दिया? मेरी आवाज आ रही है? वो फिर से म्यूट हो गया है चौबे जी उनका माइक। सर कोई बात। डॉक्टर श्रुति खरे जुड़ी हैं रायपुर से, सर कुछ प्रश्न करना चाहती हैं। श्रुति जी अपनी बात रखिए। सर नमस्ते, मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, नई शिक्षा नीति में स्पेशल बच्चों के लिए क्या एजुकेशन की भूमिका है सर? वो यूनिवर्सल एक्सेस की बात करते हैं कि हर, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे किसी भी इकोनॉमिक ग्रुप का हो, किसी भी रेस का हो, कोई भी रिलीजन का हो, सबके लिए कॉमन एजुकेशन इम्पार्ट होगी। वो कोई अलग से बात नहीं करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार एजुकेशन है। हर बच्चे की जो नॉर्मल चाइल्ड भी है, उस बच्चे के लिए भी उसकी जो इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी जो स्पेशलिटी है, जो उसमें जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से एजुकेशन दिया जाए, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है। इसलिए इसमें टीचिंग क्लास की एंड पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। थैंक यू सर। एक दो प्रश्न और हम ले सकते हैं? श्योर श्योर। किसी को कुछ कहना है, अपनी बात रख सकते हैं। आईटी टीम, किसी का और कोई प्रश्न हैंड रेज है तो ले लीजिए, अदरवाइज बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे, कल सवेरे ही आपसे चर्चा हुई और बहुत बढ़िया आपने